दोस्तों नमस्कार। इस दुनिया में कोई भी ऐसा घर परिवार नहीं है जिस घर में छोटी मोटी बातें या फिर झगड़े तकरार ना होता हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि झगड़े तकरार करके गुस्से में घर ही छोड़ दे। क्योंकि एक बार इंसान जब नाराजगी में अपना घर छोड़ देता है तो फिर उसे कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ जाता है। जब तक इंसान होश में आता है तब तक काफी देर हो जाती है, जिसकी वजह से ना जाने कितने लोगों की जिंदगियां भी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से एक लड़की को अपने घर पहुंचने में 4 सालों का समय लग जाता है। दोस्तों, आप सभी वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है बिहार की राजधानी पटना शहर की। पटना का एक मोहल्ला पड़ता है धोबी घाट, और इसी धोबी घाट मोहल्ला का रहने वाला मोहम्मद आरिफ, जिसकी उम्र है लगभग 27 साल के आसपास। आरिफ की पत्नी का नाम सुल्ताना, जिसकी उम्र है 24 साल। सुल्ताना जो नेपाल के लुम्बिनी जिले की रहने वाली है। सुल्ताना के पिता का नाम मोहम्मद हबीब। लगभग 5 साल पहले मोहम्मद आरिफ और सुल्ताना लव मैरिज करते हैं। इन 4 सालों में आरिफ के 2 बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही शादी का 5 साल का समय गुजरता है, एक दिन पति पत्नी के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है। जब दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है, सुल्ताना अपने पति से इस कदर से नाराज हो जाती है कि गुस्से में अपने पति का घर छोड़कर के दोनों बच्चों को लेकर मायके के लिए घर से निकल जाती है। सुल्ताना जब अपने पति का घर छोड़कर के बाहर निकलती है तो अपने अब्बू के नंबर पे फोन भी कर देती है कि मैं मायके में आ रही हूँ। सुल्ताना अपने दोनों बच्चों को लेकर के रेलवे स्टेशन पर जाती है। वहां से ट्रेन पकड़कर उत्तर प्रदेश के बस्ती स्टेशन पे पहुंचती है। लेकिन सुल्ताना जब अपने दोनों बच्चों को लेकर के बस्ती स्टेशन पे पहुंचती है, पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। दरअसल सुल्ताना को रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर पे बस अड्डे पे जाना होता है, क्योंकि उसी बस अड्डे से उसे नेपाल के लिए बस मिलती, लेकिन रात्रि हो जाने की वजह से सुल्ताना स्टेशन पे ही रुक जाती है। अपने दोनों बच्चों को कुछ खिला पीला करके स्टेशन पे सुला देती है और फिर स्टेशन पे ही इधर उधर घूम करके टाइम काटना शुरू कर देती है। लेकिन सुल्ताना जब रेलवे स्टेशन पे घूम रही थी, उसी दौरान में सुल्ताना की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम है जावेद, जिसकी उम्र है लगभग 26 साल के आसपास, जो बस्ती के ही रसूलपुर इलाके के रहने वाला है। दरअसल बस्ती रेलवे स्टेशन के बगल में ही देह व्यापार का धंधा चल रहा था। जावेद इसी धंधे में दलाली का काम करता था। जावेद जब रेलवे स्टेशन पे सुल्ताना को देखता है तो सुल्ताना की खूबसूरती देख उसके तरफ देखते ही रह जाता है। जावेद को लगता है कि उसे आप सोने के अंडा देने वाली मुर्गी मिल गई है, इसलिए जावेद अब सुल्ताना से बातचीत करने के लिए उसके आसपास मंडराने लगता है। आसपास घूमते घूमते आखिरकार सुल्ताना के पास जाता है और उससे पूछताछ करता है कि इतनी रात को तुम अकेले रेलवे स्टेशन पे क्यों घूम रही हो। लेकिन जावेद जैसी इस तरह की सवाल सुल्ताना से करता है तो सुल्ताना भी अपनी पूरी हकीकत जावेद से बता देती है कि कैसे वो अपने पति से झगड़े तकरार करके गुस्से में अपना घर छोड़ दी है और वो नेपाल जाने वाली है। सुल्ताना जैसे ही अपनी पूरी सच्चाई जावेद को बताती है, ये सुनकर जावेद भी एकदम खुश हो जाता है। जावेद को लगता है कि अब सुल्ताना उसके चंगुल में आ जाएगी। जावेद और सुल्ताना को अपने चंगुल में लेने के लिए उससे झूठ बोलता है। कहता है कि अगर तुम इस रेलवे स्टेशन पे रात्रि के वक्त रहोगी तो पुलिस वाले तुम्हें परेशान करेंगे। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें बस अड्डे पे छोड़ सकता हूँ, वहां से तुम्हें बस भी मिल जाएगी और तुम अपने मायके भी चली जाओगे। लेकिन जावेद जब इस तरह की बातें सुल्ताना से कहता है तो सुल्ताना भी जावेद की बातों में आ जाती है। सुल्ताना जावेद से कहती है कि आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि हम बस अड्डे तक छोड़ दो। उसके बाद से जावेद सुल्ताना और उसके दोनों बच्चों को अपनी बाइक पे बैठाता है और वहां से थोड़ी ही दूरी पे बस अड्डे पे लेकर के जाता है। लेकिन सुल्ताना जब बस अड्डे पर पहुंचती है तब उसे मालूम चलता है कि बस सुबह को 8 बजे के आसपास खुलेगी। सुल्ताना फिर से मुसीबत में फंस जाती है। सुल्ताना के चेहरे पे परेशानी साफ नजर दिखाई देने लगता है। सुल्ताना जब परेशान होना शुरू होती है तो जावेद उसे फिर से सुझाव देते हुए कहता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे घर पे चलकर ठहर सकती हो। रात्रि के वक्त वहीं पे ठहर लेना, कल सुबह तुम्हें लाकर मैं फिर से इसी बस अड्डे पे छोड़ दूंगा। जावेद जब इस तरह की बातें सुल्ताना से कहता है तो अब कहीं ना कहीं सुल्ताना भी जावेद पे भरोसा कर लेती है और इसी भरोसे के तहत जावेद के घर पे जाने के लिए तैयार हो जाती है। जावेद सुल्ताना को लेकर अपने कमरे पर जाता है। कमरे पर ले जाने के बाद उसके दोनों बच्चों को कुछ खिला पिलाकर सुला देता है, लेकिन सुल्ताना के चाय में कुछ नशीली दवाएं मिला देता है।
सुल्ताना जैसे ही चाय पीती है काफी नशे में आ जाती है और फिर उसी रात को ही जावेद सुल्ताना के साथ में अवैध संबंध बना लेता है। चूंकि नशे की हालत में उस वक्त सुल्ताना को भी कुछ होश नहीं आता है, लेकिन जब सुबह होती है तो सुल्ताना को भी ये पूरा एहसास हो जाता है कि जावेद ने उसके साथ गलत किया है। लेकिन सच्चाई जानने के बावजूद भी सुल्ताना जावेद को कुछ कह नहीं पाती है। बस जावेद से कहती है कि हमें बस अड्डे पे छोड़ दो, लेकिन बस अड्डे पर जब जाने की बात कहती है तो जावेद उसे समझाते हुए कहता है कि जितनी तुम खूबसूरत हो, तुम यहाँ के देह व्यापार के धंधे में अच्छा खासा पैसा कमा सकती हो। तुम गरीब तो हो ही, कुछ ही दिनों में तुम इतना अच्छा खासा पैसा कमा लोगे कि तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जावेद जब सुल्ताना को देह व्यापार के धंधे में उतरने के लिए बात कहता है, सुल्ताना इस बात के लिए तैयार नहीं होती है। जावेद जब अपनी पूरी कोशिश कर लेता है, सुल्ताना जब उसकी बात नहीं मानती है तो जावेद को भी लगता है कि अब सुल्ताना उसके हाथ से निकालने वाली है। सुल्ताना जब प्यार से उसकी बात नहीं मानती है तो जावेद अब उसके साथ सख्ती से पेश आता है। कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे दोनों बच्चों की हत्या कर दूंगा। जब तरह तरह की प्रताड़ना सुल्ताना के ऊपर करना शुरू करता है, आखिरकार मजबूर होकर सुल्ताना जावेद की बात मान लेती है और इसी बस्ती स्टेशन के बगल में ही देह व्यापार के धंधे में उतर जाती है, क्योंकि सुल्ताना के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता है। उसके बाद से जावेद सुल्ताना के दोनों बच्चों का एक स्कूल में दाखिला करा देता है। सुल्ताना के लिए एक अलग से किराए का कमरा दिला देता है और उसके दोनों बच्चों को अपने पास ही रखता है। दरअसल जावेद को लगता है कि जब तक उसके दोनों बच्चे मेरे पास रहेंगे सुल्ताना यहाँ से भाग नहीं पाएगी, और होता भी बिल्कुल यही है। सुल्ताना इस कदर से चंगुल में फंस जाती है कि न चाहते हुए भी देह व्यापार के धंधे में उतर जाती है। लगभग 3 साल का समय गुजर जाता है। इन 3 सालों में सुल्ताना कई बार भागने की कोशिश करती है। दरअसल देह व्यापार के धंधे में जो महिलाएं काम करती हैं, हर तीसरे चौथे महीने में उन्हें सरकारी हॉस्पिटल में जाना होता है। अपना जांच करवाने के लिए सुल्ताना जब पहली बार हॉस्पिटल में जाती है तो वहीं से भागने का भी इरादा कर लेती है। अपने दोनों बच्चों का भी ट्रीटमेंट कराने का बहाना बनाकर अपने साथ लेकर के जाती है। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचती यह सारी सच्चाई जावेद को मालूम चल जाता है। इससे पहले कि सुल्ताना अपने बच्चों को लेकर के भागती, जावेद हॉस्पिटल के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। सुल्ताना जब अपना जांच करा कर के बाहर निकालती है, उसके बाद से जावेद उसका हाथ पकड़ लेता है और जबरदस्ती लेकर के फिर से कमरे पे आता है। सुल्ताना उससे हाथ जोड़ करके कहती है कि मुझे यहाँ पर जाने दो, लेकिन जब अपने जिद पर उतरती है तो जावेद उसकी बुरी तरीके से पिटाई भी करना शुरू कर देता है। सुल्ताना को इसके बाद से कभी मौका ही नहीं मिलता है। दरअसल सुल्ताना भी अब यह मान चुकी थी कि अब उसकी पूरी जिंदगी यहीं पर कटेगी। लेकिन जैसे ही 3 साल का समय गुजरता है, एक दिन सुल्ताना से कस्म मुलाकात करता है। कस्म को सुल्ताना लेकर के अंदर जब जाती है, उससे बातचीत जीत करती है तो वो कस्म अपना नाम ओम प्रकाश बताता है। दरअसल ओम प्रकाश भी नेपाल के लुम्बिनी जिले का ही रहने वाला था। उसकी भाषा सुन करके सुल्ताना को ये पूरा यकीन हो जाता है कि ओम प्रकाश उसी के इलाके का रहने वाला है। ओम प्रकाश से जब पूछताछ करती है तो ओम प्रकाश भी अपनी पूरी एड्रेस बता देता है। कहते हैं कि इस बस्ती जिले में मेरी एक बहन की शादी हुई है। मैं जब भी अपनी बहन के घर पर आता हूं तो अक्सर इस एरिया में आता हूं। लेकिन सुल्ताना को जब मालूम चलता है कि ओम प्रकाश उसी के इलाके का रहने वाला है, ओम प्रकाश से सुल्ताना अपनी पूरी कहानी बता देती है। कहती है कि मैं बुरी तरीके से यहाँ फंस चुकी हूँ। मैं जाकर अपने अब्बू के पास नहीं जा रही हूँ। मैं अपने अब्बू के पास नहीं जा रही हूँ। क्या तुम ये संदेश मेरे अब्बू तक पहुंचा सकते हो? ओम प्रकाश सुल्ताना से वादा कर लेता है कि मैं तुम्हें अपने अब्बू से जरूर मिलवाऊंगा। उसके बाद से ओम प्रकाश जब नेपाल में जाता है, सुल्ताना जब उसको एड्रेस देती है, उस एड्रेस पर जाकर उसके अब्बू मोहम्मद हबीब से मुलाकात करता है। मोहम्मद हबीब से मुलाकात तो करता है लेकिन उससे कोई सच्चाई नहीं बताता है, सिर्फ उसका नंबर ले लेता है। फिर से जब वापस बस्ती अपनी बहन के घर पर पहुंचता है, जाकर सुल्ताना से मुलाकात करता है और उसी नंबर पर अपने ही मोबाइल से सुल्ताना को उसके अब्बू से बातचीत करवाता है। 3 सालों बाद जब सुल्ताना अपने अब्बू से बातचीत करती है, इधर जब मोहम्मद हबीब को अपनी बेटी से बातचीत होता है तो मोहम्मद हबीब को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। सुल्ताना जब फोन पे रोना धोना शुरू करती है तो मोहम्मद हबीब कहता है कि मैंने तुम्हारे पति के नंबर पर फोन भी किया था। जब मैंने उससे पूछा था तो उसने मुझे बस एक टुक में ही जवाब दिया था कि वो मेरे लिए मर चुकी है। दरअसल मैं भी यकीन कर चुका था कि तुम शायद अब इस दुनिया में नहीं हो। मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं तलाश किया, तुम्हारा कहीं कुछ पता नहीं चला। लेकिन सुल्ताना जब अपने अब्बू से बातचीत करती है, अपनी पूरी कहानी बता देती है कि जब वो मायके के लिए आ रही थी तो वो कैसे इस चंगुल में फंस गई। सुल्ताना जब रोने बिलखने लगता अपनी पूरी कहानी अपने अब्बू से बताती है तो मोहम्मद हबीब भी सुल्ताना को ये भरोसा दिलाते हुए कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं कैसे भी करके कुछ चंगुल से तुम्हें निकाल दूंगा।
लेकिन मोहम्मद हबीब जब अपनी बेटी को इस चंगुल से निकालने की बातचीत करता है तो सुल्ताना भी अपने अब्बू को समझाते हुए कहती है कि यहाँ पर ऐसे मत आना, बल्कि आना भी तो कस्टमर बन के आना, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी को मालूम चल गया कि आप मेरे अब्बू हो तो यहाँ पे वो लोग तुम्हें जान से मार देंगे। सुल्ताना पूरी तरीके से सेफ्टी अपने अब्बू को बता देती है। उसके बाद से मोहम्मद हबीब बस्ती में आता है और उस इलाके में जाता है। मोहम्मद हबीब जो काफी बूढ़ा व्यक्ति था, जब इस इलाके में जाता है तो वहां की महिलाएं देखकर उसे तरह तरह की बातें भी कहती है। दरअसल उस इलाके में जाने के बाद मोहम्मद हबीब को भी काफी शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन इसके बावजूद भी मोहम्मद हबीब उस इलाके में ही नहीं जाता है, बल्कि अपनी बेटी की हर जगहों पर तलाश करता है। मोहम्मद हबीब लगभग 2 दिनों तक अपनी बेटी की तलाश करता है, लेकिन सुल्ताना कहीं नहीं मिलती है। जैसे ही 2 दिन का समय गुजर जाता है, तीसरे दिन जब मोहम्मद हबीब उस इलाके में जाता है, आखिरकार सुल्ताना उससे मिल जाती है। लेकिन सुल्ताना जब अपने अब्बू को सामने देखती है तो अपने अब्बू से बिल्कुल एक कस्टमर के जैसे ट्रीट करती है, ताकि किसी को शक न हो सके कि मोहम्मद हबीब उसका अब्बू है। सुल्ताना अपने अब्बू को लेकर कमरे में जाती है और उसे अपने गले लगाकर काफी देर तक रोती है। सुल्ताना को जब इस हालत में मोहम्मद हबीब देखता है तो अपनी बेटी को देखकर वो भी काफी रोता है। उसके बाद से मोहम्मद हबीब कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। सुल्ताना कहती है कि यह इतना आसान नहीं है कि मैं आपके साथ जा सकूं। सुल्ताना कहती है कि यहाँ के बगल में ही पुरानी बस्ती थाने में आ जाए है और जाकर के वहाँ के थाना इंचार्ज प्रदीप सिंह से मुलाकात कीजिए, प्रदीप सिंह ही हमारी मदद कर सकते हैं। सुल्ताना जैसे जैसे सुझाव अपने अब्बू को देती है। 11 जनवरी 2014 को मोहम्मद हबीब पुरानी बस्ती थाने में जाता है और जाकर के थाना प्रभारी प्रदीप सिंह के सीधे पैर पकड़ लेता है और रोते बिलखते अपनी बेटी की पूरी कहानी बताता है। थाना प्रभारी प्रदीप सिंह जब इसकी पूरी कहानी सुनते हैं तो प्रदीप सिंह भी एकदम से गुस्से में रहते हैं। मोहम्मद हबीब को दिलासा देते हुए कहते हैं कि कैसे भी करके मैं तुम्हारी बच्ची को उस चंगुल से जरूर छुड़ाऊंगा। 11 जनवरी 2014 को ही थाना प्रभारी प्रदीप सिंह मोहम्मद हबीब को अपने साथ लेकर बस्ती के उस देवव्यापार इलाके में जाते हैं और जाकर के रेड मारते हैं, जहां पे उन्हें सुल्ताना मिल जाती है। सुल्ताना को तो पुलिस अपने साथ लाती है, लेकिन सुल्ताना की ही तहरीर पर उसके साथ में धोखा करने वाले जावेद को भी गिरफ्तार कर लेती है। फिलहाल पुलिस ने जावेद को गिरफ्तार कर जेल तो भेज दिया है, लेकिन पुलिस जब सुल्ताना को लेकर के थाने में जाती है, उससे पूछताछ करती है तो सुल्ताना रोते हुए पुलिस वालों से कहती है कि साहब मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं 3 सालों में ही इस चंगुल से बाहर निकल गई। दरअसल उस इलाके में मेरी जैसी और न जाने कितनी लड़कियां हैं, लेकिन जितनी भी लड़कियां उसमें मैक्सिमा बिहार और नेपाल की रहने वाली है। सुल्ताना जब रोते रोते उन सारी लड़कियों के बारे में थाना प्रभारी से कहती है। थाना प्रभारी भी सुल्ताना को दिलासा देते हुए कहते हैं कि जितनी भी लड़कियां उसमें फांसी होंगी, मैं उन सब को बाहर निकाल लूंगा। फिलहाल सुल्ताना अपने अब्बू के साथ अपने मायके चली गई है। अपने मायके में अपने दोनों बच्चों के साथ रह रही है, उन सारे हादसों को भुलाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, इस घटना को बनाने का उद्देश्य किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना, आपको बताना है। और जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।